भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर, जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। और सज्जनों, डज गॉड एग्जिस्ट? इस सवाल का जवाब सब अपने अपने तहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको गॉड डैम पार्टिकल की खोज बताता है, कोई गॉड पार्टिकल की खोज बताता है, कोई हिग्स बोसान की खोज बताता है, कोई ये सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि मास एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे, हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था। और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हों। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर जी। तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में यह जरूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है, और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक
सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा, ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के
प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स है। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे हमारे? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था, जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़ानी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे
उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूं? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहां गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूं कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए मेरा फेथ है, इस पे बात मैं किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं, खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान्ड पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं है, इसलिए वो नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आंख तो नहीं यूं कर दिया उसे, तो इसे सजा मिलनी नहीं। वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर
भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा। देखिए उससे ये फायदा है, वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज्यादातर दवाओं में यूज होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जेटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते थे। सबसे ज्यादा लंबी उम्र उनकी है जो 2 पैक नाप के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीजों में आदत होती है कि वो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब, टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 minutes। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी जबान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा, इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ
सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को। जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ, रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया, यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने यह कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें, बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं। ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज्यादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं?
हकीकत ये है कि इंसानी तारीख क्या है। इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता है। और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए। भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहां से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है? एक कदम पहले रुक जाइए। ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो गड़बड़ है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करें, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। आप जरा तारीख पढ़िए, एक बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है। और हद तो यह है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिए। तो ये हमेशा, अभी जैसे ही ये राइट विंगर आते हैं अमेरिका में पावर में, तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसे, सीड क्या बोलते, सीड क्या जो, हाँ नहीं सीड जो होते हैं जिसपे जी, नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक जमाने में बहुत नाराज थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या तकलीफ भाई, बना ले तो बना लेने दो, ये खौफ क्या है? और ये सब आज जो आप कह रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 तो सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। यह आदमी कह रहा है कि जो दीवार के अंदर जाओ वॉक करते हुए। आज हंसता हूं मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे है और आप हैरान होते हो उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे। और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या आ रहा है? ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयां ले रहा था। फिर उसे आइडिया है, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है।
ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीजें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी, टाइम। थैंक यू सो मच।